नमस्कार। सीईसी गुरुकुल लेक्चर श्रृंखला, इसके अंतर्गत एक बार फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। आप सबका अभिनंदन अभिवादन है। आज हम एक नई साहित्यिक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसका नाम है आधुनिक हिंदी साहित्य। इस आधुनिक हिंदी साहित्य में हम भारतेंदु, जो कि आधुनिक हिंदी साहित्य और आधुनिक हिंदी काव्य के प्रणेता माने जाते हैं, उस महाकवि, महानाटककार और नवजागरण के प्रणेता, ऐसे भारतेंदु युग से लेकर और हम द्विवेदी युग, जो कि भारतेंदु युग के पश्चात की काव्यधारा है, और आधुनिक काल को हम जानते हैं कि गद्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले के जो हिंदी साहित्य के 3 कालखंड हैं वो केवल कविता के कारण ही जाने जाते हैं। प्रारंभिक और प्राथमिक जो कालखंड है उसे आदिकालीन हिंदी काव्य कहा जाता है, जिसका समय 1050 से 1375 है संवत की दृष्टि से। और फिर उसके बाद पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल है, जिसे 1375 से 1700 तक का कालखंड माना जाता है, वह भी संवत की दृष्टि से है। फिर उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल है, जिसे 1700 से 1900 तक माना जाता है। और ये तीनों कालखंड 10वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक ये विशुद्ध कविता के कालखंड रहे हैं। अनेक भाषाओं में हिंदी की, आज हम जिन हिंदी की बोलियों की बात करते हैं, वो विश्व स्तरीय कवि और रचनाकार उन भाषाओं ने, उन बोलियों ने हमें दिए हैं, चाहे वो ब्रजभाषा हो, अवधी हो, मैथिली हो। इसी तरह से इन समस्त भाषाओं में, और सदुक्कड़ी, जिसे हम खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, जो संत काव्य परंपरा है, वो उसी में उपस्थित होती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि लगभग 900 वर्ष की ये पूरी जो श्रृंखला है, धारा है साहित्य सृजन की, ये कविता की धारा रही है। अनेक प्रकार की कविताएं इन तीनों युगों में लिखी जाती रहीं। भक्ति की कविता, प्रेम की कविता, प्रशस्ति की, राज प्रशस्ति की कविता, राष्ट्रीय चेतना की कविता, शास्त्र निरूपण की कविता, नीति परक कविता सृजन, इस परंपरा को भी हम इस युग में देख सकते हैं, इन तीनों युगों में देख सकते हैं। और प्रवृत्ति की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से, उन सभी काव्य धाराओं के अंतर्गत यदि हम दृष्टि डालें तो खगोल शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, युद्ध शास्त्र, ये सब भी विषय वस्तु बनते रहे। पर्यावरण, प्रकृति चित्रण और स्वच्छंदता की चेतना, वह भी उस कविता में दिखाई देती थी। शास्त्र निबद्धता की चेतना, वह भी उस कविता में दिखाई देती थी। और दरबाराश्रित कवियों की कविता का जो रूप था, वह राजाज्ञा के अनुरूप था और राजेच्छा के अनुरूप था। इसलिए ये जो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक 3 कालखंड हैं, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल,
ये विशुद्ध कविता के कालखंड हैं और इसमें कोई संशय नहीं कि इन 3 कालखंडों में जो काव्य रचनाएं, कालजयी काव्य रचनाएं हमें मिली, प्रबंध रचनाएं भी मिली, मुक्तक काव्य भी प्रचुर मात्रा में मिला। रामचरितमानस भी हिंदी साहित्य को भक्तिकाल ने दिया, पृथ्वीराज रासो जैसी रचना आदिकाल ने दी और रासो काव्य परंपरा के बहुत से प्रबंध काव्य हम देख सकते हैं। संदेश रासक जैसी और विद्यापति जैसे कवि, अमीर खुसरो जैसे कवि, चंद बरदाई जैसे कवि हमें आदिकाल में मिले। इसी तरह कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रणेता प्रवर्तक सूरदास जैसे कवि, नंददास जैसे कवि भी मिले। मीरा और रसखान जैसे कवि और कवित्रियां भी मिली। कबीर और नानक जैसे, दादू और सुंदर जैसे, ऐसे बहुत से, रज्जब अली जैसे बहुत से कवि हमें संत काव्य परंपरा के भी मिले। जायसी और कुतुबन, मौलाना दाऊद, मंझन, उस्मान जैसे सूफी काव्य परंपरा के। तो कुल मिलाकर ये जो हिंदी साहित्य के पहले 3 कालखंड हैं, ये काव्य रचना की विकास यात्रा के कालखंड हैं और इन काव्य रचनाओं के लिए जिन भाषाओं को चुना गया था, आत्मसात किया गया था, वो भाषाएं संवेदना की दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से हमें कालजयी रचना और रचनाकार उपलब्ध कराती रही हैं। इसलिए हम विश्व स्तरीय रचनाकारों के समकक्ष अपने इन 3 कालखंडों के बहुत से कवियों को देख सकते हैं, उनकी रचनाओं को देख सकते हैं। और भक्तिकाल को तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा भी गया, क्योंकि अध्यात्म और दर्शन की दृष्टि से, भक्ति और प्रेम की दृष्टि से वो निश्चित रूप से, चाहे बात वर्ण वस्तु की हो, विषय वस्तु की हो या अभिव्यक्ति कौशल की हो, रीतिकाल में भाषा और शिल्प की हो या अभिव्यंजना के चमत्कार की हो, इन सब ने हिंदी साहित्य की इस लंबी श्रृंखला को, इस लंबी परंपरा को दुनिया के सामने, विश्व के सामने यह बता दिया उपस्थित होकर कि भारतीय कवि मनीषा वह विलक्षण है। लेकिन जैसे ही हम आधुनिक युग की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम हिंदी साहित्य के इतिहास का चौथा महत्वपूर्ण कालखंड मानते हैं, उसी को हम आधुनिक काल कहते भी हैं। और इस कालखंड की तरफ आते आते समाज में, परिवेश में, वैश्विक जो चेतना है उसमें जो बदलाव हो रहा था, जो परिवर्तन हो रहा था, जो जागरण की भावना दिखाई दे रही थी, उसका प्रभाव हमें भारत में भारतीय भाषाओं के काव्य में और हिंदी में भी दिखाई देने लगा था। अब केवल कविता से काम नहीं चलेगा, उसमें गद्य का आह्वान भी करना होगा। इसलिए अनेक गद्य रचनाओं के सृजन की ओर भी एक सशक्त शुरुआत आधुनिक काल में दिखाई देती है। इसलिए उसे हिंदी साहित्य का गद्य काल भी कहा जाता है। यह वह युग है जब उद्योगों का आगमन होने लगा था, वाहन और सड़कों से देश की स्थिति बदलने लगी थी, संपर्क सूत्र बढ़ने लगे थे, विदेशी वस्तुओं के आयात और उदारीकरण की नीति शुरू हो गई थी और अंग्रेजी के कारण हम पर काबिज अंग्रेजों की नीति के कारण जो बदलाव आ रहे थे, उससे हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे थे, राष्ट्रीय चेतना की ओर बढ़ रहे थे। स्वतंत्रता का स्वप्न साकार हो,
इस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे थे। उस सब का अगर प्रारंभिक रूप हम देखना चाहते हैं तो वह भारतेंदु युग में हमें दिखाई देता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं राजा थे, किंतु एक कवि हृदय संपन्न शासक के रूप में, संवेदना संपन्न एक मनुष्य मानव के रूप में, एक राष्ट्र चिंतक के रूप में, समाज में एक रचनात्मक परिवर्तन के स्वप्न को लेकर आगे बढ़ने वाले समाज सुधारक के रूप में, और पूरे भारत और भारतीय समुदाय को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जागरूक करने की दृष्टि से जो ताना बाना भारतेंदु ने और भारतेंदु ने अपने समकालीन कवियों और रचनाकारों के मंडल से तैयार किया, बुना, वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आधुनिक साहित्य की, आधुनिक काव्यधारा की, आधुनिक गद्य की समस्त विधाओं और श्रृंखलाओं की एक सशक्त बुनियाद, एक आधारशिला वो भारतेंदु ने और उनके मंडल के कवियों ने तैयार की थी, जिस पर आगे चलकर एक बड़ा भव्य विराट हिंदी रचनाओं का, हिंदी की गद्य और पद्य की विधाओं का एक प्रासाद खड़ा हो सका, भवन खड़ा हो सका। तो ऐसे भारतेंदु मंडल, जिन कवियों को, जिन रचनाकारों को उन्होंने अपने एक समूह में एकत्रित करके एक सुनिश्चित लक्ष्य लेकर तैयार किया था, वो भारतेंदु मंडल के कवि थे। और उस युग में पत्र पत्रिकाओं का बहुत मुखर रूप से आगमन हिंदी साहित्य में, खड़ी बोली हिंदी में होने लगा था। हम जानते हैं कि पत्रकारिता, पत्र पत्रिकाएं जन सामान्य को उद्वेलित करती हैं, उनका आह्वान करती हैं, उन्हें जागरूक बनाती हैं, उन्हें अद्यतन अधुनातन समाज, संस्कृति की, राष्ट्र की और विश्व की सूचनाएं इनसे अवगत कराती हैं। तो पहला युग जो भारतेंदु युग है, इसके बाद द्विवेदी युग, जिसको हम महावीर प्रसाद द्विवेदी युग कहते हैं, उस पर भी हम इस श्रृंखला में चर्चा करेंगे। द्विवेदी युगीन काव्यधारा, भाषा, शिल्प, पत्रकारिता, इन सब पर भी हम परिचर्चा करेंगे। आलोचना पर, उस युग के साहित्यकार, पत्रकार, उनके प्रदेय पर भी बात हम करेंगे। और इसी तरह छायावादी काव्यधारा, छायावाद जो द्विवेदी युग के बाद का समय है, उसके 4 बड़े विश्वस्तरीय कवि प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी, उस युग के कवियों की पत्रकारिता, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में न केवल संपादन किया, लिखा भी, लिखने के लिए प्रेरित भी किया। और इसी तरह फिर नई कविता, जो छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, और फिर बाद में जो अन्य आंदोलन कविता के और गद्य के, क्योंकि ये जो समानांतर दोनों प्रकार का सृजन, काव्य सृजन और गद्य रचनाओं का सृजन, यह द्रुत गति से चलता रहा। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं भारतेंदु मंडल और भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं से। आधुनिक जो हिंदी साहित्य है, उसके एक शिखर पुरुष के रूप में, एक सशक्त स्तंभ के रूप में, एक विलक्षण और दैवी अनुकंपा से उपकृत विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में, और सृजन के माध्यम से गद्य और पद्य
मौलिक सृजन या अनुवाद, पत्र और पत्रिकाएं, संपादन या लेखकीय प्रोत्साहन, इन सब के प्रतिमान स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र में एक जो नेतृत्व क्षमता थी वह विलक्षण थी। बहुत सी विधाओं में, बहुत सी भाषाओं में, क्योंकि उनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था, अध्येता थे, उन सब में वो प्रचुर मात्रा में साहित्य सृजन कर रहे थे। और उन सब पर, चाहे मौलिक साहित्य हो या अनुदित साहित्य हो या पत्रकारिता के क्षेत्र में संपादन आदि की बात हो, नवजागरण की दृष्टि से समाज और राष्ट्र की चेतना की बात हो, उन सब पर भारतेंदु के व्यक्तित्व का, एक विलक्षण व्यक्तित्व का प्रभाव हमें दिखाई देता है। उन्होंने अपने समय के, अपने युग के सृजक मित्रों को एक समूह के माध्यम से तैयार किया, एक मंडल बनाया और उन्हें सत साहित्य के सृजन की प्रेरणा दी। समाज और देश को उस समय आधुनिकीकरण की दृष्टि से, जागृति की दृष्टि से जिस प्रकार के साहित्य और साहित्यिक रचनाओं की आवश्यकता, अपेक्षा थी, उसकी प्रेरणा दी। और उस समूह में, उनके उस मित्र मंडली में जो रचनाकार शामिल हुए, उन सबको ही भारतेंदु मंडल का कवि कहा गया। ऐसे भारतेंदु मंडल में शामिल साहित्यकारों में उल्लेखनीय साहित्यकार अगर हम उनकी बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र का नाम सर्वप्रथम हमारे समक्ष आता है। प्रताप नारायण मिश्र ने सृजन की दृष्टि से, खड़ी बोली हिंदी की दृष्टि से, वैचारिक लेखन की दृष्टि से बहुत रचनात्मक और उल्लेखनीय कार्य किया है। बालकृष्ण भट्ट की बात करें, बद्री नारायण प्रेमघन की बात करें, लाला श्रीनिवास दास की बात करें, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, अंबिका दत्त व्यास, ये सारे जो सप्तऋषि हमारे सामने आते हैं, 7 बड़े रचनाकार, सृजक, जिनके पास कवि हृदय भी है और विश्व के बदलते परिदृश्य और बदलते घटनाक्रम को देखने, समझने और उसके आधार पर साहित्य सृजन करने की एक अलौकिक प्रतिभा भी विद्यमान है। इन सब का एक मंडल भारतेंदु ने तैयार किया और सब ने मिलजुल कर साहित्य सृजन के क्षेत्र में एक दुर्लभ अवदान किया। इन समस्त साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य की बहुत सारी विधाओं में, नई नई विधाओं में अपनी लेखनी के कौशल दिखाए, अद्भुत सौंदर्य विकीर्ण किया और हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में, अद्यतन आधुनिक बनाने में रचनात्मक भूमिका निभाई। इतिहासविद, निबंधकार, चिंतक, विचारक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा भी कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य और साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। हम जानते हैं कि भक्तिकाल जो संत काव्य परंपरा का सशक्त काल है, वहां से होती हुई कविता जब रीतिकाल में आई तो दरबार आश्रित हो गई। और क्यों कवि की बात या कविता की बात ही करें, समस्त कलाएं दरबार आश्रित हो गईं। राजाओं के आश्रय में, राजमहलों में शरण लेने न केवल कवि पहुंचे बल्कि
गायक भी पहुंचे, नृतक भी पहुंचे, संगीतज्ञ भी पहुंचे, चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, सब सारी कलाएं वहां पहुंचे। अकबर के दरबार में नवरत्नों की बात की जाती है, हम उसका उदाहरण वहां देख सकते हैं। उन सब ने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया, यानी भक्ति काव्य परंपरा वो प्रवाहित होती रही, और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। तो भक्ति और दरबार आश्रय में लिखी गई कविताओं की जो प्रवृत्तियां थीं, उनसे निकालकर लोक संस्कृति, लोक जीवन की समस्याएं और चुनौतियां, इनको आधुनिक युग में, भारतेंदु युग में धीरे धीरे साहित्य से, कविताओं से जोड़ना प्रारंभ किया गया। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का अपना व्यक्तित्व था, उनका प्रभाव था कि भारतेंदु मंडल के जो भी कवि थे, 7 बड़े कवि जिनकी चर्चा हमने की, उन्होंने भी अपना सर्वस्व साहित्य सृजन, वह क्षेत्र उसी रूप में भारतेंदु से प्रभावित होकर अर्पित किया, समर्पित किया। और इसका मुख्य कारण यह भी रहा, जिसकी तरफ समालोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा ने संकेत भी किया, कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। रामविलास जी ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी लिखा कि भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत नहीं थे, वे समाज सुधारकों में भी अग्रणी थे, प्रमुख थे, और स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के वे समर्थक थे। इन्हीं सब बिंदुओं को आगे चलकर द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन के समय उस पत्रिका के लेखों के माध्यम से लेखकों से आह्वान करते हुए इन्हीं बिंदुओं पर, इन्हीं दिशा दर्शनों पर कार्य करने का आग्रह किया। तो हम देख सकते हैं कि भारतेंदु अपने आप में एक प्रवर्तक, एक प्रणेता, एक मार्गदर्शक, एक समाज सुधारक बनकर हमारे सामने आते हैं। और ये किसी आचार्य का, किसी नेतृत्व प्रधान व्यक्तित्व का ही प्रदेय हो सकता है कि वे 7-8 बड़े रचनाकारों का एक मंडल तैयार करें। उस मंडल में सर्वप्रथम बालकृष्ण भट्ट को अगर हम देखें तो उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक एक पत्रिका का प्रारंभ किया, उसके संपादक बने, और भारतेंदु मंडल के, भारतेंदु युग के वरिष्ठतम सदस्यों में, समादृत सदस्यों में, अनुकरणीय रचनाकारों में उनका नाम आता है, बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाले ऐसे विलक्षण साहित्यकार थे जिन्होंने नाटक के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, निबंध के क्षेत्र में, आलोचना, पत्रकारिता, पुस्तक समीक्षा आदि अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान किया, महत्वपूर्ण योगदान किया। तो बालकृष्ण भट्ट इस तरह से भारतेंदु मंडल के सर्वोपरि, अग्रगणीय और समादृत रचनाकार के रूप में हमारे सामने आए। उन्होंने साहित्य के किसी क्षेत्र में जहां भी गुंजाइश थी
जहाँ भी अभिरुचि थी, जहाँ भी अपेक्षा आवश्यकता थी, वहाँ अपनी लेखनी चलाई। और निबंध लेखन में तो उनका प्रदेय निश्चित रूप से उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण बन गया। इस तरह बालकृष्ण भट्ट ने भावात्मक, वर्णनात्मक, कथानकपूर्ण, विचारात्मक हर प्रकार के निबंध लिखे, किंतु विचार उत्तेजक निबंधों के क्षेत्र में उनका योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। उनके विचारात्मक निबंधों ने ही बालकृष्ण भट्ट को बहुत से पाश्चात्य निबंधकारों के समकक्ष ला खड़ा किया। जोसेफ एडिसन के सादृश्य के आधार पर हम हिंदी के एडिसन के रूप में बालकृष्ण भट्ट को याद करते हैं। उनकी प्रमुख निबंध रचनाओं में चंद्रोदय, एक अनोखा स्वप्न, प्रेम के बाग का सैलानी, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, और उनके नाटकों में कलिराज की सभा, चंद्रसेन, खेल, रेल का टिकट, बाल विवाह, इस तरह की रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। हम देख सकते हैं कि भट्ट जी ने जिस तरह के शीर्षकों से अपनी रचनाओं का सृजन किया, उससे उनकी सोच, उनकी दृष्टि, उनके दर्शन और उनकी सामाजिक चेतना आदि का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये भारतेंदु मंडल के पहले बड़े विराट कवि, विराट रचनाकार हमारे सामने आते हैं। इस विषय को आगे हम जारी रखेंगे। अभी अनुमति दें। नमस्कार।